मैंने रात से कुछ नहीं खाया था। मेरे ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडो को भूख लगती जरूर है, मगर भूख तंग कभी नहीं कर सकती। बहरहाल मुझे भूख लगी हुई थी। दुकान में बैठकर जो कुछ खा सकता था सैर होकर खाया, चाय पी। इतने में जोधपुर जाने वाली लारी तैयार हो गई। टिकट लेकर दूसरे राजस्थानी मुसाफिरों के दरमियान आकर बैठ गया। लारी जोधपुर की तरफ रवाना हो गई। ये भी रेतले तीलों मैदानों का सफर था। दोपहर के वक्त लारी ने जोधपुर पहुंचा दिया। यहाँ मैं बेहद मोहतात हो गया। लारी में सफ़र के दौरान मैंने एक मुसाफिर से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा प्रोग्राम जोधपुर से मारवाड़ के एक शहर पाली तक बजरिया बस सफ़र करने का था। उसके बाद मुझे कोई ट्रेन पकड़कर हालात के मुताबिक अहमदाबाद की तरफ कूच कर जाना था। चुनाचे जोधपुर के अड्डे पर उतरने के बाद फौरन मैंने वहीं से पाली जाने वाली लारी का पता किया। 1 घंटे बाद मुझे मारवाड़ के शहर पाली जाने वाली लारी मिल गई, मगर ये 1 घंटे का अरसा मैंने जोधपुर के लारी अड्डे पर इंतहाई परेशानी में गुजारा, क्योंकि जहाँ की पुलिस को मेरे अंदाजे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये इत्तला खुद मिल गई थी कि इस हुलिये इस लिबास का नौजवान बीकानेर में पुलिस अफसर को कत्ल करके इस तरफ आ रहा है। मैंने ये सारा वक्त लारी अड्डे में एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे छोटी सी चाय की दुकान में बैठकर गुजारा। लारी तैयार हुई तो मैं उसमें उस वक्त सवार हुआ जब वो चलने लगी थी। पाली तक कोई 1.5 घंटे का सफर था। यहाँ पहुंचकर पता चला कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी जूना के रेलवे स्टेशन से मिलेगी, जो पाली से 1.25 घंटे का लारी का सफर था। मैं फौरन वहां से दूसरी लारी में बैठकर जूना आ गया। ये स्टेशन जोधपुर अहमदाबाद मेन लाइन का स्टेशन था, जहां से मुझे अजमेर शरीफ से आने वाली गाड़ी मिल गई जो सीधी अहमदाबाद जा रही थी। ये काफी लंबा सफर था। शाम हो रही थी जब गाड़ी चली। ये कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं थी, जगह जगह खड़ी होती थी। खुदा खुदा करके मेरा सफर कटा और मैं अगले दिन अहमदाबाद पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही मैंने करीम भाई को उसके दिए हुए नंबर पर टेलीफोन किया और उसे बताया कि मैं आ गया हूँ। उसने कहा, स्टेशन के पीछे जो रेलवे पुल है उसके पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफी रश था। पुलिस के सिपाही भी इधर उधर खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। मैं स्टेशन से निकलकर रेलवे पुल की एक तरफ होकर खड़ा हो गया। पुल काफी बड़ा था। गाड़ियां, बैलगाड़ियां, स्कूटर आ जा रहे थे। मेरा हुलिया बिल्कुल हिंदुओं वाला था। माथे पर तिलक लगा था, कलाई में मंगलसूत्र बंधा था। अहमदाबाद में मुसलमान भी भारी तादाद में रहते थे, मगर मुझे यहाँ जैनी हिंदू बनकर रहना था। इतने में दूर से मुझे करीम भाई की पुरानी मोरिस कार आती दिखाई दी। करीम भाई ने भी मुझे देख लिया था। गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। करीम भाई ने पीछे बैठने का इशारा किया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और गाड़ी एक तरफ चल पड़ी। करीम भाई ने मुझसे मंगलसूत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मंगलसूत्र मुझे मिल गया, कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। मैंने कहा, एक खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना पड़ा। करीम भाई ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। गाड़ी शहर के मसरूफ सड़कों पर से निकलकर निस्बतन वीरान इलाके में दाखिल हो गई। उसने काफी देर खामोश रहने के बाद मुझसे सवाल किया, लाश पर उंगलियों के निशान तो नहीं छोड़ाए? मैंने कहा, निशान पड़े थे, मैंने रुमाल से अच्छी तरह साफ कर दिए। तुम्हें पुलिस ने देखा तो नहीं? मैंने जवाब दिया, सिर्फ उसी खुफिया पुलिस अफसर ने देखा था जिसे मैंने ठिकाने लगा दिया। अच्छा किया। मैंने करीम भाई को हवाई मखलूक चंद्रिका के बारे में ये सोचकर कुछ न बताया कि उसे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है, और फिर इस हवाई मखलूक का हमारे मिशन से क्या ताल्लुक। करीम भाई मुझे शहर से बाहर वाले अपने पुराने गोदाम नुमा क्वार्टर में छोड़कर वापस चला गया। जाती दफा कह गया कि मैं रात को आऊंगा। ये वक्त मैंने किचन में खाना तैयार करने, कॉफी बनाने और कमरे में खिड़की के पास अकेला बैठकर अपने मिशन के बारे में सोच विचार करते गुजार दी। रात हो गई थी। कमरे में करीम भाई ने मुझे बिजली की बत्ती जलाने से मना कर रखा था। सिर्फ कोने में एक मोमबत्ती रोशन की हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दूर से किसी को क्वार्टर में रोशनी नजर आ जाए। आधी रात के वक्त करीम भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी की डिग्गी में से उसने अटैची केस निकाला और उसे कमरे में ले आया। कहने लगा, तुम्हें ये कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनने होंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 नए जोड़े लेकर आया हूँ। ये सफ़ेद खद्दर के कुर्ते पाजामे और बादामी रंग की वॉस्कट थी। उसने कपड़े अटैची केस से निकाल कर चारपाई पर एक तरफ रख दिए और ये कहकर किचन में चला गया कि मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। मैं चारपाई पर दीवार से टीक लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद करीम भाई कॉफी के 2 मग बना कर ले आया। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। उसने मेरे मंगलसूत्र को गौर से देखा और कहने लगा, अब तुम जैन मत के पक्के विद्वान बन गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज करना है। तुमने अच्छा किया कि अपने बाल नहीं कटवाए। अपने बालों को गर्दन तक जितना लंबा कर सकते हो कर लो। इससे तुम्हारा हुलिया जैनी प्रोफेसरों वाला हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुम गुजराती जबान रवानी से नहीं बोल सकते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबियों वाला है। सबको यही बताना कि तुम पंजाब के किसी शहर में हिंदू ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी परवरिश की। फिर तुम अमेरिका चले गए। वहां से वापस हिंदुस्तान आए तो जैन धर्म का मुताला किया।
इस धर्म ने तुम्हें बेहद मुतासिर किया और तुमने अपनी सारी जिंदगी जैन धर्म के मुताले और प्रचार के लिए वक्फ कर दी। अब तुम गुजरात काठियावाड़ में रहकर जैन धर्म की खिदमत और प्रचार करना चाहते हो, क्योंकि ये जैन मत के बानी महावीर वर्धना की जन्मभूमि है। बस इस बयान को रट लो और इसी पर कायम रहना। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले ही ये सोच रखा था। मैंने उससे पूछा क्या रॉ के डायरेक्टर जीबी पांडे तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी बेटी मीनाक्षी का सहारा लेना जरूरी है। करीम भाई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है और ये जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पांडे अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी से बहुत मोहब्बत करता है और मीनाक्षी भी जैन धर्म को जीवन की निजात का वाहिद जरिया समझती है। तुम चाहे कितने दौलतमंद नौजवान बनकर भी उसके पास जाओगे, उसे मुतासिर न कर सकोगे। अहमदाबाद, बम्बई वगैरह में मीनाक्षी के कई दौलतमंद रिश्तेदार नौजवान मौजूद हैं। उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह उसके मजहबी जज्बात पर इतना गहरा असर डालो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए। वो बड़ी पढ़ी लिखी है और जैन धर्म और ब्राह्मण मत के बारे में बहुत इल्म रखती है और जैन धर्म के वरदानों और जोगी साधुओं की बड़ी इज्जत करती है। मैं चुप बैठा था। करीम भाई भी खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम मीनाक्षी पर इतना असर डाल सकोगे? तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, दुश्मन को पलक झपकते में ठिकाने लगा सकते हो। तुम हाई एक्सप्लोसिव्स के भी माहिर हो, डायनामाइट लगाकर बड़े से बड़े पुल को एक सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या तुम एक नौजवान खूबसूरत लड़की के दिल को इस तरह अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए और तुम्हें अपने बाप जीडी पांडे से मिलवाने भी ले जाए? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। हकीकत यह है कि यह काम मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा था। मुश्किल इन मानों में कि मैं मजहबी बहस मुबाहसे से तो मीनाक्षी पर अपना असर डाल सकता था, लेकिन उसे अपना गर्विदा बनाने और उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने वाली बात मुझे मशकूक लग रही थी। इसके लिए किसी करामत की जरूरत थी, कोई शोभदा दिखाने की जरूरत थी और शोभदा और करामत मेरे पास नहीं थे। करीम भाई कहने लगा, अब सो जाओ। मैं भी इसी मसले पर मजीद गौर करता हूँ, क्योंकि हमें पक्का कदम उठाना होगा। शुरू में ही अगर पांव जमकर न पड़ा तो खतरा है कि सारा मिशन धरे का धरा रह जाएगा। मैंने करीम भाई से सवाल किया, क्या हमें किसी दूसरे तरीके से रॉ के हेडक्वार्टर की कश्मीर के बारे में हिकमत अमली और कश्मीर में फौजी यूनिटों की नक्लो हरकत और पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती? करीम भाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अहमदाबाद में रॉ का जो खुफिया हेडक्वार्टर है और जिसका डायरेक्टर मीनाक्षी का बाप है, सारी हिकमत अमली उसी दफ्तर में तय पाती है। यही महकमा श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की मदद करता है और यही महकमा पाकिस्तान में तखरीबकार भेजने की पॉलिसी वाजे कर चुका है और वो इब्तदाई ब्लूप्रिंट भी उसी महकमे में जीडी पांडे की निगरानी में तैयार होते हैं, जिन पर अमल करते हुए कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक जिहाद को कुचलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे तैयार किए जाते हैं। इसलिए जीडी पांडे के हेडक्वार्टर में घुसकर बैठना और उस शख्स का एतमाद हासिल करना बेहद ज़रूरी है और इस अय्यार और तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट का एतमाद तुम मीनाक्षी के जरिए ही हासिल कर सकते हो। इसी के लिए तो तुम्हें शोभदा दिखाना होगा। करीम भाई मेरी तरफ देखने लगा, क्या तुम कोई शोभदा दिखा सकते हो? फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये काम कोई शोभदाबाज ही कर सकता है, कमांडो नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन मजीद गौर कर लेते हैं। मैं कल रात को फिर आऊंगा, तुम भी कुछ सोच रखो, मैं भी कुछ सोचूंगा। हो सकता है कोई कारगर तदबीर हमारे दिमागों में आ जाए। करीम भाई चला गया। उस शख्स की बातें हकीकत पसंदाना थी। रॉ की कश्मीर अफेयर्स वाले हेडक्वार्टर के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने का रास्ता उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी को दरमियान से निकाल दिया जाए तो फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी। फिर मुझे एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर मिस्टर पांडे तक पहुंचना था और उसमें भी कामयाबी की उम्मीद 5% से ज्यादा नहीं थी। अगर उस शख्स की बेटी न होती तो लामहाला मुझे यही तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार करना पड़ता, यानी मैं एक हिंदू जैन भगत के रूप में जीडी पांडे तक रसाई हासिल करता, फिर उस पर अपना असर जमाता, फिर उसका एतमाद हासिल करता जो बदले के सर पर मोम रखकर उसको पकड़ने वाली तरकीब थी। अब जबकि उसकी इकलौती और चहीती बेटी मौजूद थी तो मैं ये रास्ता शॉर्टकट से बड़ी आसानी से तय कर सकता था और पहले ही अटैक में रॉ के खुफिया शोबे की फाइलों तक पहुंच सकता था। मगर करीम भाई ने ठीक कहा था कि मीनाक्षी कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके रोशन और तरक्की पसंद दिमाग को अपने काबू में करने के लिए जैन धर्म की बातें एक कारगर रोल अदा जरूर कर सकती थीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे शोभदा दिखाने की भी अशद जरूरत थी। सवाल ये था कि मैं शोभदा कैसे दिखा सकता था। इन ख्यालों में गुमसुम मैं देर तक क्वार्टर के बंद कमरे में बैठा रहा। नींद बिल्कुल गायब थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था।
कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्त बेसरो सामानी के आलम में तरबियत याफ्ता फौजों का बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। भारतीय फौज के पास बेपनाह असलहा और जंगी साजो सामान था। उनकी नफरी भी ज्यादा थी, जबकि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के पास वही बंदूकें और असलहा था जो वो भारतीय फौजों से छीन कर ले जाते थे। उनकी नफरी भी कम थी। वो सिर्फ अपने जज्बे और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज़ादी और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे और शहीद हो रहे थे। मुझे जितनी जल्दी हो सके भारतीय फौजी हाई कमान की खुफिया स्कीमों की रिपोर्टें हासिल करके इंडियन फौजी यूनिटों की नकलो हरकत पर कारी ज़रब लगानी थी। उनकी हर नई फौजी हिकमत अमली को तबाह करना था और उन पर यह लर्जा देने वाली हकीकत का इंकशाफ करना था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद दुश्मन के घर तक पहुंच गए हैं। इससे सिर्फ जहाद कश्मीर की तहरीक को ज़बरदस्त तक़वियत ही नहीं मिलती थी, बल्कि कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों पर जुल्म सितम तोड़ने वाले भारतीय फौजी यूनिटों का मोराल भी ख़त्म हो जाता था। मेरे पास करीम भाई सिगरेट का एक पैकेट और माचिस छोड़ गया था। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। करीम भाई मसलहतन सिगरेट छोड़ गया था। उसकी वजह यह थी कि उसने मुझे एक ऐसा सिगरेट केस दिया हुआ था जिसके साथ ही लाइटर लगा हुआ था। उसी लाइटर के अंदर बहुत ही छोटे साइज का बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर फिट था। इस ट्रांसमीटर के जरिए मैं भारत के अंदर रहकर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक अपने साथी के रिसीविंग सेट पर सीक्रेट पैगाम के सिग्नल भेज सकता था। इसके लिए जरूरी था कि मैं ये जाहिर करूं कि मैं सिगरेट पीता हूं। ये ताकतवर ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर करीम भाई ने मेरे इस्प्रो टैबलेट बम की 15 टिक्कियों के साथ ही उसी क्वार्टर की तहखाने की अलमारी में रख दिया था, जहां वायरलेस सेट, माइक्रोफिल्म डेवलपमेंट का दूसरा सामान रखा हुआ था। ये सिगरेट लाइटर और इस्प्रो टैबलेट बम की टिक्कियां आगे चलकर दुश्मन को मौका ब मौका खत्म करने में मेरे काम आने वाली थीं। इस्प्रो टैबलेट बम के बारे में मैं अपने क़ारीन को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि ये किस किस्म के बम थे। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ये बम और उनको तैयार करने का नुस्खा मुझे मेरे दिल्ली के मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर गुल खान ने दिया था। देखने में ये सर दर्द दूर करने की गोलियां थीं, मगर ये इंतहाई धमाका खेज बम थे। मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर गुल खान ने हर टिक्किया के अंदर खास केमिकल्स का मुरक्कब तैयार करके डाला था। जब इस टिक्किया को इस्प्रो की गोली समझकर कोई पानी के साथ निगल लेता तो 3 और 4 मिनट के अंदर अंदर मैदे में जाकर इस्प्रो की गोली के साथ उसके अंदर छुपा हुआ कीमियाई मुरक्कब भी हल हो जाता और फिर मैदे के तेजाब से हल होकर वो कीमियाई मुरक्कब एक धमाके के साथ फट जाता और साथ ही दुश्मन के जिस्म के पुर्जे उड़ जाते। इसका तजुर्बा गुल खान ने दिल्ली शहर से बाहर एक कुत्ते पर किया था। उसने मेरे सामने एक आवारा कुत्ते को पकड़कर दरख्त के साथ बांधा, उसके मुंह में जबरदस्ती इस्प्रो टैबलेट बम की गोली डाल दी। हम घड़ी की सुइयों को तकने लगे। गुल खान मुझे साथ लेकर कुत्ते से कोई 15-20 कदम के फासले पर एक दरख्त की ओट में हो गया। 4.5 मिनट के बाद कुत्ता जो जोर जोर से भौंक रहा था सर डालकर बैठ गया। उसका जिस्म ऐंठने लगा और फिर एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे कुत्ते के जिस्म के पुर्जे इधर उधर बिखर गए। गुल खान ने कहा था कि ये कमांडो जासूसी की दुनिया में मेरी एक बिल्कुल नई इजाद है। वो हंसकर बोला, अगर मैं जर्मनी में होता तो हिटलर का गुस्टाफो का महकमा मुझे सर आंखों पर उठा लेता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बम इस्लाम के दुश्मन पाकिस्तान और कश्मीरियों के दुश्मन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। मेरी एक्सप्लोसिव्स की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गुल खान ने मुझे उस इस्प्रो टैबलेट बम का पूरा फार्मूला समझा भी दिया था और लिख कर भी दे दिया था। ये फार्मूला एक कागज़ पर कोड अल्फाज में लिखा हुआ था, यानी कागज़ पर दारचीनी, बादाम, काली मिर्च और सौंफ की मिकदार लिखी हुई थी। एक नज़र देखने से यही लगता था कि ये बड़ी आला किस्म की बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है, मगर इन अल्फाज को डिकोड करने से इन केमिकल्स की सही मिकदार और इनके इम्तजाज का फार्मूला सामने आ जाता था। ये फार्मूला भी करीम भाई ने ताकतवर ट्रांसमीटर वाले सिगरेट केस के साथ ही तहखाने वाली अलमारी में संभाल कर रखा था। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तोपों में गोले लोड हो चुके थे। सिर्फ पहले फायर ऑर्डर की जरूरत थी। फिर मेरी और इंडियन फौजी हाई कमांड की सीक्रेट जंग शुरू हो जाती। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि पहला गोला किस महाज से फायर किया जाए। इसके लिए हमने जीडी पांडे की बेटी मीनाक्षी वाला महाज चुना था, मगर यहाँ जरूरत इस बात की थी कि पहला गोला ही सही टारगेट पर जाकर लगे। अगर निशाना खता चला गया तो इस बात का खदशा था कि हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यही सोचता हुआ उठा और कमरे में टहलने लगा। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती ही जल रही थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर एक जानिब दरख्तों के पीछे चांद तुलू हो रहा था, जिसकी फीकी फीकी जर्द चांदनी रात के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस जगह पर करीम भाई का ये गोदाम नुमा क्वार्टर था, वहां से कुछ फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी। मुझे दूर से रेल के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर गायब हो गई। खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी।
मैं कमरे से निकलकर बाहर दरख्तों के नीचे आकर बैठ गया। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे चारों तरफ गहरी खामोशी तारी थी।